नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मारा हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। पंजाब के एमएलए नरेंद्र कौर ने आरोप लगाया था, उन आरोपों पर अब सीएम नैब सिंह सैनी ने पलटवार किया है। एमएलए ने यहां पर एमएलए खरीदने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा है कि आरोप लगाने वाली एमएलए को वो जानते तक नहीं है कि वो एमएलए है कौन। यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियादी और निराधार है। ये कहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे आरोप लगाना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब की जनता हमेशा हमारे साथ है, सीएम सैनी ने कहा। साथ ही नरेंद्र कौर बराज ने आरोप लगाए थे, एमएलए खरीदने के आरोप थे। पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। नरेंद्र कौर बराज ने आरोप लगाए थे। आपको बता दें कि पंजाब के संगरूर के आम आदमी पार्टी के विधायक नरेंद्र कौर ने बराज ने यह आरोप लगाते हुए कहा था कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने संगरूर से एक आदमी को मेरे पास एक ऑफर के साथ भेजा था। सीएम सैनी ने उसी पर करारा जवाब दिया है। बहुत सी बातें उनकी तरफ से कही गई थी। दोनों ही बयान आपको सुनवाते हैं। भाजपा जिथे अज देश दे विच जिहड़ी राजनीति कर रही है, जिवें मेरे तो पहला पन्नू साहब ने गल कीती है, ते बार बार ऑपरेशन लोटस की जिहड़ी चर्चा पूरे भारत दे विच चलदी आई है। उसे तहत हरियाणा दे मुख मंत्री नायब सैनी जिन्हां ने पिछले दिनी मेरे नाल राबता करन दी कोशिश की ते संपर्क किया और बंद कमरा जिहड़ी मीटिंग दी उन्होंने प्रपोजल दी, उस दे विच भाजपा की जिहड़ी अगली जिहड़ी राजनीति है उहदे बारे चर्चा करन दे लई उन्होंने मैनू संपर्क किया। और यही नहीं, और वो चाहुंदे ने कि क्योंकि उन्होंने हर एक हलके तो उम्मीदवारों की लोड़ है, तो वो चाहुंदे ने कि मैं संगरूर तो, मैनू उन्होंने ऑफर भी की है कि संगरूर तो जिहड़ी भाजपा की जिहड़ी टिकट है जिहड़ी वो तुहानूं दित्ती जानी है। और होर जिहड़ी भी कोई मंग है तो मेरे को ऑफर आई है कि तुहाडी कोई भी जिहड़ी मंग है तुसीं वो रख सकते हो, तो असीं उस मंग नूं जिहड़ा वो पूरा करांगे। आप नाम बता रहे, मुझे तो नाम भी नहीं पता कौन है। मैं ये भी नहीं जानता भी कौन से विधानसभा क्षेत्र से। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, पंजाब की जनता हमारी सम्मानित जनता है। पंजाब के लोगों की जो लोग की मुझे निमंत्रण देण आउंदे आ, मैं पंजाब दे लोकां दे निमंत्रण ते पंजाब विच मुझे जाण दा मौका मिलदा है। इन्हां ने खरीद फरोख्त दी, मैं तां ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ मैं तो ਉਹਨੂੰ ਜਾਣता भी नहीं, मैं ਉਹਦੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ नहीं जानता ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ कर रही है। अजकल तो सारा का सारा मीडिया ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ है। मैं किसी ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣ। आप ਤੁਸੀਂ कह रहे कि बंद कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ करके ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, वो कमरे ਦੀ कौन सी कमरा किसी गल कर रहे हैं। अजकल तो फोटोआं सारी 1 मिनट में आ जाती है, सीसीटीवी कैमरे थां ते लगे हुए ने। वहीं अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। छेड़छाड़ केस में एमपी सुभाष बराला के बेटे को बड़ा झटका लगा है। चंडीगढ़ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। बड़ी जानकारी कहा है कि बेवजह केस को लटकाया जा रहा है। विकास बराला ने डॉक्यूमेंट की यहां पर फोरेंसिक जांच की भी मांग उठाई है। बड़ी जानकारी है, हरियाणा में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को चंडीगढ़ से यहां पर चंडीगढ़ कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा है, कोर्ट का कहना है कि 9 साल पुराने छेड़छाड़ के केस को बेवजह से लटकाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। विकास बराला पर अर्जी भी खारिज कर दी गई है। ये कहा है, इसमें केस से जुड़े डॉक्यूमेंट को फोरेंसिक जांच की मांग की गई है। सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेजने की मांग की गई है सभी दस्तावेजों को। आपको ये भी बता दें कि 5 अगस्त 2017 को सेक्टर 26 थाना पुलिस ने तत्कालीन आईएएस अधिकारी की बेटी की शिकायत पर विकास बराला और उसके दोस्त आशीष के खिलाफ यहां पर किडनैपिंग की कोशिश भी की थी। छेड़छाड़ का केस उन पर दर्ज किया गया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मृदुल यादव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मृदुल, क्या कुछ जानकारी इस केस से जुड़े? बड़ा खुलासा सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं चंडीगढ़ कोर्ट को 2 टूक कह दिया गया है कि इस केस को लटकाया जा रहा है। क्या अपडेट अभी तक सामने आई है?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हरियाणा के बीजेपी सांसद सुभाष बराला की यदि बात की जाए, उनके बेटे विकास बराला का एक मामला जो है वो चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चल रहा था, जिसको लेकर कोर्ट द्वारा उनको फटकार लगाई गई है। आपको बता दें कि कोर्ट द्वारा ये बात कही गई है कि ये 9 साल पुराना मामला है छेड़छाड़ का, और उसको बेवजह जो है लटकाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि विकास बराला द्वारा जो है एक पिटीशन जो है वो भी इसके अंदर, अर्जी जो है वो भी दाखिल की गई थी, जिसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस केस से जुड़े हुए उनकी फोरेंसिक जांच के लिए उन्होंने मांग की थी। उन्होंने कहा था कि सीएफएसएल के जरिए जो है इस जो डॉक्यूमेंट्स है इनकी जो है जांच होनी चाहिए, जिसको लेकर भी कोर्ट ने जो है इसको खारिज कर दिया है। तो एक बहुत बड़ा झटका ये कहा जा सकता है ये विकास बराला के लिए है। हालांकि आपको बता दें मामला काफी साल पुराना है, करीब 9 साल इस मामले को हो चुके हैं, और इस मामले के अंदर जो विकास बराला है उनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने एक तत्कालीन आईएएस अधिकारी की बेटी को जो है उसके साथ छेड़छाड़ और किडनैपिंग का केस जो है वो उनके ऊपर लगाया गया था, जिसको लेकर जब सुनवाई हुई तो जिसके दौरान उनकी जो अर्जी थी उसको कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। और जल्द ही कोर्ट द्वारा ये बात भी बोली गई कि इस मामले में जो है इसको लटकाया जा रहा है, और जल्द इस मामले की जो है कुछ फैसला भी कोर्ट द्वारा सुनाया जा सकता है। चलिए ठीक है मृदुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बड़ी खबर है, छेड़छाड़ का आरोप उन पर लगा था और अब उनके पिता का साफ तौर पर कहना है कि इस केस को लंबा लटकाया जा रहा है, इस पर सुनवाई होनी चाहिए उनकी, और इसी के साथ ही फोरेंसिक जांच चाहे करवानी है तो करवा लीजिए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है 2 टूक शब्दों में। वहीं फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पर्यटन को लेकर 20 देशों के प्रतिनिधियों के संघ के साथ बैठक की है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर भी फोकस हरियाणा सरकार का रहेगा। अफ्रीकी देशों के राजदूतों के साथ चर्चा शुरू हुई है। राज्य में पर्यटन विशेष पर मंथन यहां पर किया जा रहा है। हरियाणा को ग्लोबल टूरिज्म हब बनाने की दिशा में ये खास पहल है हरियाणा सरकार की। विदेशी निवेश आकर्षित करने का भी यहां पर जोर इस पर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। विकास परियोजनाओं और साझेदारी पर बातचीत हुई है। बैठक में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वहीं हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आप सभी के हित में क्या फैसला लिया गया है वो जानकारी अब मैं आपको दूंगी। सरकार का बड़ा फैसला है, लाखों परिवारों को राहत इससे मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दरों में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को लाभ मिलेगा। बुढ़ापा पेंशन अब 3000 से बढ़ाकर 3200 प्रति महीने कर दिया गया। हर महीने 3200 मिलेगा, पहले 3000 मिलता था। वहीं आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गई है। 1 नवंबर 2025 से मानी जाएगी नई दरें लागू हो जाएगी। विपक्ष ने इस पे सवाल उठाए हैं। सत्र से पहले यहां पर सियासी हलचल भी कहीं ना कहीं तेज हो गई, ये कहा जा सकता है। फरवरी 2026 में लाभार्थियों को बढ़ा हुआ पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। विधवा और निर्धारित महिला पेंशन में भी 200 का इजाफा किया गया है। खास जानकारी आपको दे रहे हैं, पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। वहीं अब खबर सोनीपत से है। सोनीपत में दिग्विजय चौटाला ने दहाड़ लगाई है। सैनी सरकार पर सीधा प्रहार किया है। मुख्यमंत्री मांगे माफी, ये दिग्विजय चौटाला का कहना है। इस मामले पे दिग्विजय का यहां पर इस्तीफा नहीं है, बल्कि माफी का जो दाव है वो खेला गया है। अपराध पर दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान है। लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल विपक्ष की तरफ से उठाते देखे गए हैं उठते, और हरियाणा में भी अपराध पर अंकुश लगाया जाए ये कहना है। सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। चंडीगढ़ तक इसका जो हड़कंप है वो देखा गया है। बड़ा आरोप है अपराधियों के साए में हरियाणा है। कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठाए गए दिग्विजय चौटाला की तरफ से। मनीषा हत्याकांड का भी प्रमुखता से जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। हरियाणा में कानून का जो है इकबाल खत्म हो, ये कहना है। अपराधियों के हौसले बुलंद होने का पूरा आरोप हरियाणा सरकार पर लगाया गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवा दें। विदेशी नंबरों से, टेलीफोन से कॉल कर करके लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। आम या खास सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
आज सड़क पर चलना, और विशेष तौर पर क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग है, मेरे हिसाब से सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी यमुनानगर जितनी तो कहीं भी नहीं होगी। मेरे हिसाब से कहने की बात कम है, सोचने की ज्यादा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का कितना कंट्रोल है ब्यूरोक्रेसी पे। इसी के कारण है कि मुख्यमंत्री जी हैज लॉस्ट कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी। आज उनकी कोई सुनता नहीं। जो आईपीएस का पीछे जो सुसाइड कांड हुआ था, और उसके बाद एक इंस्पेक्टर ने भी सुसाइड कर लिया था, उसमें कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम की बातचीत को पब्लिक किया था, जिसमें यह कहा गया था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरी अधिकारी सुनते नहीं हैं, मेरी चलती नहीं है। तो जिस मुख्यमंत्री की चलेगी नहीं, तो उस प्रदेश में सुशासन कैसे हो सकता है? देखिए, ब्लेम गुंडों को दो, बदमाशों को दो। हु इज द मुख्यमंत्री? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? हु इज लीडिंग हरियाणा? आज मैं अगर यहां पर थोड़ी देर से आया, मैंने आपसे माफी मांगी। क्या हरियाणा के अंदर किसी व्यक्ति की जान जाती है? 2 साल की बच्ची का रेप होकर के डबाड़ी में उसे मार दिया जाता है। मनीषा हत्याकांड जैसे कांड होते हैं। हर रोज लूटपाट डकैती हो रही है। क्या मुख्यमंत्री की ये मोरल ड्यूटी नहीं है कि मंच पर खड़े होकर के उन्हें माफी मांगनी चाहिए हरियाणा प्रदेश के लोगों से कि मेरे प्रदेश को मैं सुरक्षित नहीं दे कर पा रहा? निमका जेल में बड़ा सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। निमका जेल में संदिग्ध आतंकी की हत्या का मामला है। जेल अधिकारियों पर गाज गिरी है। अब्दुल रहमान मर्डर केस में कार्रवाई हुई है। लापरवाही के आरोप में अब सस्पेंशन। घटना के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जेल सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। कहां चूक हुई है, इसको लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने अब सख्त संज्ञान लिया है इस पूरे मामले में। हत्या मामले में विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। डीजीपी जेल आलोक मित्तल ने इसकी पुष्टि की है। जिला जेल निमका में संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या के मामले में जेल अधिकारियों पर अब गाज गिर गई, ये कहा जा सकता है। जेल सुप्रिंटेंडेंट हरेंद्र, डीएसपी सुरक्षा, जेल सचिव को भी यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। साथ ही वार्डन और हेड बाबर को भी पहले से ही यहां पर निकाला जा चुका है। लापरवाही का कहीं ना कहीं आरोप है, इसीलिए सस्पेंड उन्हें कर दिया गया है। अब खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में बैंक्वेट हॉल में भयानक आग लग गई। लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को बुझाने की कोशिश की गई है। हॉल में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। दरअसल पूरी जानकारी आपको दे दें, गुरुग्राम में शीतला माता रोड पर स्थित प्रकाश वाटिका नामक यहां पर बैंक्वेट हॉल में सुबह अचानक भीषण आग लग गई। घटना के समय वहां पर कोई कार्यक्रम नहीं था। गनीमत ये रही, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था, जानी नुकसान भी हो सकता था। लेकिन बड़ा हादसा होते होते टला है। सुबह लगभग 3:15 पर तड़के सुबह ये आग लग गई, जिस पर फिलहाल जो है काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। वहीं बात होगी हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बच्चों की तस्करी का खुलासा हुआ है। हमीरपुर में नाबालिग बच्चों की तस्करी का मामला सामने आया है। झारखंड में 15 से 16 साल के 2 बच्चों को हिमाचल लाया गया है। झारखंड से बच्चों को बिहार और दिल्ली के रास्ते लाया गया। बिहार और दिल्ली से कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं। पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बता दें कि चाइल्ड हेल्पलाइन की सूचना से बड़ा खुलासा ये हो सका है। दोनों बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से बड़ी खबर है। दिल्ली और बिहार से इसके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल में जुटी है। बच्चों को अब सुरक्षित स्थान पर रखा गया है, ये भी जानकारी है। सेफ है। झारखंड से लाए गए थे 2 बच्चे रेस्क्यू कर लिए गए हैं। महिला समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। अपने आप में बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। हमीरपुर से हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर बच्चों की तस्करी की जा रही थी, ये खबर सामने आई है। बच्चों के बिहार और दिल्ली के रास्ते हिमाचल लाने की खबर सामने आई है। इसमें आरोप था कि कोई लेडी है झारखंड से जो 2 बच्चों को लेके यहाँ हमीरपुर में आई थी और उन बच्चों का इस्तेमाल किसी मतलब कि लेबर की फॉर्म में होना था। तो उनका जो भी यहाँ पे लोकल कॉन्ट्रैक्ट था सत्या प्रकाश,
तो उन लोगों को ट्रेस करके पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज करी है और 2 लोगों को अरेस्ट किया है। दोनों लोग अभी 16 फरवरी तक, इसमें एक लेडी और एक जेंट्स है, ये 16 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर है। और इसमें इनके साथ और कौन कौन लोग एसोसिएटेड थे और किस तरीके से ये सारा पूरा नेटवर्क ये ऑपरेट कर रहे थे, इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो चलो खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल पंचायत चुनाव मामले में सुखू सरकार को बड़ी राहत है। पंचायत चुनाव में 31 मई से पहले करवाने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने पहले 30 अप्रैल का समय दिया था, डेडलाइन दी थी, लेकिन अब इसमें बदलाव हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। 31 मई से पहले हर हाल में पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव करवाने के आदेश दे दिए गए। इससे पहले भी ये खबर सामने आई थी चुनाव करवाने को लेकर, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आर्थिक संकट का बहाना दे दिया गया था। एक तरह से कहा जा सकता है हाईकोर्ट के फैसले को सुखू सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत दी और अब हिमाचल प्रदेश 31 मई से पहले पंचायत चुनाव करवाने की यहाँ पर बात कही गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए योगराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। योगराज, क्या कुछ जानकारी इस खबर से जुड़ी? इससे पहले भी समय दिया गया था, अब आगे बढ़ाने की बात कही गई थी, डेडलाइन को यहाँ पर खत्म किया गया था, लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि 31 मई से पहले पंचायत चुनाव करवाने होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट से हालांकि 1 महीने की राहत जरूर मिली है हिमाचल सरकार को, लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई से पहले हिमाचल प्रदेश में जो नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव है वो सरकार को करवाने होंगे। पुनर्सीमांकन के नाम पर जो है संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव टाले नहीं जा सकते, इस तरह की टिप्पणी जो है वो सीजीआई की तरफ से की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि 31 मई से पहले हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव जो है वो सरकार करवाए। एसएलपी सरकार की तरफ से दायर की गई थी क्योंकि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 30 अप्रैल 2026 से पहले चुनाव करवाने के आदेश दिए थे। उसको लेकर सरकार कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और राहत चाह रही थी। डिजास्टर एक्ट का हवाला दिया जा रहा था कि डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में लागू है, ऐसे में फिलहाल चुनाव करवाना संभव नहीं है क्योंकि पुनर्वास का कार्य जो है चल रहा है। जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको राहत पहुंचाई जा रही है, ऐसे में चुनाव जो है अभी संभव नहीं है। तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सरकार को राहत नहीं मिली है। साफ तौर पर कहा गया है कि 31 मई से पहले चुनाव करवाएं। आप जो है वो पुनर्सीमांकन का हवाला देकर जो है वो संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव नहीं टाल सकते हैं। तो कहीं न कहीं सरकार को एक झटका लगा है। हालांकि जरूर थोड़ी सी राहत भी मिली है, 1 महीने की राहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है, लेकिन ये स्थिति अब बिल्कुल स्पष्ट होगी कि हिमाचल प्रदेश में जो पंचायती राज चुनाव है उसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि अब जो है वो अब बिल्कुल बच चुका है, क्योंकि अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है सरकार के पास कोई विकल्प रहता नहीं है चुनाव को टालने का। तो ऐसे में अब सरकार जो है वो चुनाव की तरफ जाएगी और हिमाचल प्रदेश में 31 मई से पहले नगर निकाय और पंचायत के चुनाव हो जाएंगे। जी बिल्कुल योगराज, और हो सकता है कि आने वाले समय में सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने है, उसी का इंतजार अब दर्शकों को रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी एक तरह से कहा जा सकता है कि आर्थिक संकट का बहाना देकर या फिर कुछ और कहकर टाल दिया गया था इस बात को, लेकिन अब गाज गिर चुकी है और फैसला मानना ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब मुख्यमंत्री की तरफ से क्या टिप्पणी आती है? हालांकि पिछली बार जो डिसीजन हाईकोर्ट की तरफ से आया था उस पर उन्होंने सवालिया निशान उठाया था, कहा था कि जब डिजास्टर एक्ट लागू है तो ऐसे में चुनाव कराने के हाईकोर्ट की तरफ से किस तरह के आदेश दिए गए हैं और अब इसको लेकर जो है तभी जो है वो सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिले, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी अब ज्यादा राहत नहीं मिली है। ऐसे में अब सरकार को चुनाव की तरफ जाना होगा। बिल्कुल योगराज, आप फोन लाइन पर ही मौजूद रहिए, हम दर्शकों को अगली खबर की ओर ले जाएंगे। आरजेडी बंद होने के मुद्दे पर भी सर्वदलीय बैठक यहाँ पर बुलाई गई, शिमला में हो रही है सर्वदलीय बैठक, इसको लेकर भी जानकारी लेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बीजेपी, सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद है। आरजेडी की बहाली को लेकर बैठक में मंथन हो रहा है। आरजेडी बंद होने से कहीं ना कहीं हिमाचल की सियासत में भूचाल सा आ गया, ये कहा जा सकता है। विपक्षी पार्टियां भी आगे आकर समर्थन करें, ये सरकार का कहना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ योगराज जुड़े हुए हैं। योगराज, क्या कुछ जानकारी है? सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, क्या लगता है कि केंद्र सरकार जो है इन बातों को मानेगी जो लगातार यहाँ पर मुद्दा उठाया जा रहा है हिमाचल सरकार की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल। केंद्रीय बजट में जिस तरह से आरडीजी 17 राज्यों की बंद की गई है, हिमाचल प्रदेश भी उसमें शामिल है। ऐसे में
हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर काफी प्रभाव जो है वो आरडीजी बंद होने का साफ तौर पर दिख रहा है। बीते दिनों वित्त विभाग की तरफ से जो प्रेजेंटेशन भी दी गई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में अगर आरडीजी बहाल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराएगी। हिमाचल प्रदेश में जितने भी अनुदान जो है लोगों को दिए जा रहे हैं, सब्सिडी दी जा रही है, उनको बंद करना होगा। यहाँ तक कि जो ओपीएस की गारंटी देकर सरकार सत्ता में आई है उसको भी जो है यूपीएस की तरफ अब सोचना पड़ेगा। उसमें भी इसके अलावा जो नई भर्तियां हैं वो नहीं हो पाएंगी, कर्मचारियों की देनदारियां तक जो है वो सरकार नहीं दे पाएगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर सरकार चाह रही है कि जो विपक्षी जो दल हिमाचल प्रदेश में है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या सीपीएम, तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको साथ लेकर जो है केंद्र पर दबाव बनाया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश के लिए जो आरडीजी की ग्रांट मिलती आई है उसको बहाल किया जाए। तो इसी मकसद से आज जो है ये सर्वदलीय बैठक हो रही है जिसमें मंथन होगा। हालांकि बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि अकेले हिमाचल के लिए ये फैसला नहीं हुआ है, सभी जो 17 राज्य हैं उनके लिए फैसला हुआ है। योगेश, जून खर्ची सरकार को रोकनी होगी। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मंथन जारी है, देखना होगा कि आज की बैठक से क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लिव इंडिया न्यूज।